Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 26 July 2017. So let's get started. So चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला न्यूज़ आइटम है कि टुडे इज़ द 18th एनिवर्सरी ऑफ करगिल विजय दिवस and it is celebrated to commemorate the success of Operation Vijay and to remember the sacrifice of our brave Indian soldiers during the 1999 India-Pakistan Kargil War. सो 1999 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड टेररिस्ट दे इन्फिल्ट्रेटेड इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर, राइट. एंड जब इंडियन फोर्सेस को पता चला, देन ऑपरेशन विजय वाज लॉन्च्ड एंड इट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 26 जुलाई 1999 and that is why 26 July is celebrated as Kargil Vijay Divas every year and today is the 18th anniversary. But our victory came at a cost. We lost 527 brave jawans और उन्हीं की याद में आज का जो दिन है वो करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. The next news item is bill introduced to replace banking regulation ordinance. So a new bill is introduced in the parliament in Lok Sabha by Arun Jaitley, finance minister. The bill is Banking Regulation Amendment Bill 2017 and it is introduced in Lok Sabha and it will amend the existing Banking Regulation Act 1949. ठीक है, तो अभी जो बैंक्स जो काम कर रहे हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो तय किए गए हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 1949 में कहीं लिखे हुए हैं, तो उसी में कुछ चेंजेस करने हैं. दैट इज़ वाई बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2017 हैज़ कम. सो व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज इट ट्राइंग टू ब्रिंग इनटू द ओरिजिनल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? So the aim here is to authorize Reserve Bank of India to issue directions to the banks in order to initiate insolvency resolution in case of a default. तो यहाँ पे पर्पज़ यही है कि आरबीआई की जो पावर है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एनपीए का जो इशू है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुका है प्रेजेंटली एंड आगे भी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं, बिकॉज जो बात ऑब्जर्व की गई है वो ये है कि बैंक्स आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. सो इसलिए आरबीआई को ये पावर दी जाएगी सो दैट दे कैन इशू द डायरेक्शंस टू द बैंक टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉर द डिफॉल्टर्स. ठीक है, तो एनपीए का जो इशू है वो और ना बढ़ पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है. And it will also authorize the RBI to issue directions to the banks with regard to resolution of stressed assets and it will allow it to form committees to provide them with advice in order to do so. ठीक है, तो यहाँ पे कमिटीज़ वगैरह फॉर्म कर सकती है आरबीआई और बैंक को डायरेक्शन दे सकती है कि अपने जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं. ठीक है, तो ये जो सारी की सारी मेहनत है वो किस डायरेक्शन में है? टू रिजॉल्व द एनपीए इशू. And why it is happening? Because the stressed assets in the banking system have reached unacceptably high values and hence urgent measures are required for their speedy resolution. ठीक है, ये चीज़ें, ये जो फिगर्स हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 9% ऑफ द टोटल लोन्स आर एनपीए प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, रफली अराउंड 9% ऑफ द टोटल लोन्स, जो भी लोन्स बैंक्स ने दिए हैं सभी बैंक्स को मिला करके, सारे जो लोन्स दिए गए हैं उनमें से 9% लोन्स एनपीए की कैटेगरी में आते हैं. और अगर हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखें तो ये जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे 12% ऑफ द लोन्स आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. और ये जो एब्सोल्यूट फिगर है ये पूरा का पूरा अराउंड 7 लाख करोड़, बैंकिंग सिस्टम में 7 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं वो एनपीए हो चुके हैं. ठीक है, एनपीए हम लोग सब समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड ऑल, बट व्हाट इज़ द टेक्निकल डेफिनेशन? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है इस पर कभी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए. द डेफिनेशन इस तरह से है कि द एडवांसेस गिवन बाय द बैंक्स आर कॉल्ड एसेट्स. जो लोन बैंक देता है वो एसेट है क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट कमाता है. ठीक है, सो दे जनरेट इनकम वाया इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स. So if the installment is not paid until the due date, it is called a bad loan. And if it extends beyond 90 days, it is called NPA. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Meet on island development. So 10 islands from Andaman Nicobar and Lakshadweep have been identified by the government for development. ठीक है, और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी. तो उन्हीं की ये जो पहली मीटिंग हुई है उसमें 10 आइलैंड्स आइडेंटिफाई किए गए विद इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एंड दे विल बी डेवलप्ड. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स हियर? ये आइलैंड्स पे इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्या गेन करना चाहते हैं इनको डेवलप करके? तो ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जिसमें आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस वगैरह पूछी जाती है, उसमें ये सब चीज़ें आप कोट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ इंप्रूविंग द मैरीटाइम इकोनॉमी. तो वहाँ पे टूरिज्म इंप्रूव होगा, वहाँ पे हो सकता है ट्रेड के लिए बीच में हॉल्टिंग पॉइंट वगैरह हो. ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैरीटाइम इकोनॉमी है उसके लिए फ़ायदेमंद है. देन सेकेंड थिंग इज़ प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम, राइट. सो उस डायरेक्शन में भी काम किया जाएगा एंड एड्रेसिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के हिसाब से चाइना जो है वो बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है इन द इंडियन ओशन रीजन. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आउटपोस्ट्स हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में, उनको डेवलप किया जाए और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया जाए. सो दीज आर द 3 डायमेंशंस हियर. तो अंडमान निकोबार में कुछ आइलैंड्स ईयरमार्क किए गए हैं, स्मिथ, रॉस, एवीज, लॉन्ग एंड लिटिल अंडमान. दीज आर द आइलैंड्स. और लक्षद्वीप में जो किए गए हैं वो मिनिकॉय, बंगारम, सुहेली, चेरियम एंड तिनकारा. These are the islands here.
Then let's come to Island Development Agency. What is this? This was constituted in June 2017 recently, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई है वो ही हुई है, वही न्यूज़ में आई, और दैट इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग. एंड ये जो एजेंसी है, जो कमिटी है, इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह. ठीक है. एंड द मेंबर्स आर कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देन सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, सेक्रेटरी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर. So let's move ahead. Reliance Defence launches first 2 Navy ships, Shachi and Shruti, at Pipavav shipyard at Gujarat, and this is the first warship to be launched by a private sector shipyard in India, and it is a part of project P21 of Indian Navy. और ये जो है Shachi and Shruti जो लॉन्च किए गए हैं, they are the patrol vessels which are mounted with weapons which have offensive and defensive capabilities. तो ये पेट्रोलिंग के लिए काम आएंगे. टोटल 5 प्रोड्यूस करने हैं, उसमें से 2 जो हैं वो आज लॉन्च किए गए हैं. देन लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. USS जेराल्ड आर फोर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडक्टेड बाय US. ठीक है. तो US ने ये डेवलप किया है और इसको इंडक्ट किया है. एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर. न्यूक्लियर पावर्ड है. शची और शुचि जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, दे आर डीजल पावर्ड. और ये जो USS जेराल्ड आर फोर्ड है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है. In the ship there are 2 nuclear reactors and they can operate for 20 years without refueling. ठीक है. Then the cost is somewhere around $13 billion and it is named after the 30th president of US Gerald Ford. And अभी जो presently जो aircraft carrier यूज़ होता है US में, वो निमित्ज क्लास है. और अभी रिसेंटली एक्सरसाइज मलाबार जब हो रहा था जापान, इंडिया और US के बीच में, तो निमित्ज क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट जस्ट कीप दीज नेम्स इन माइंड. नाउ लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशूज़ नहीं थे, सो वी विल डिस्कस अ जनरल टॉपिक. तो व्हाट इज़ MSP? MSP इज़ द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट ऑफर्स टू प्रोक्योर फार्मर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन. And when the market prices fall below the MSP, then the government agencies step in to buy the crop to protect growers. MSP ensures that farmers get a minimum price of their produce in unfavorable market conditions. सो गवर्नमेंट जो है वो MSP हर सीज़न में फिक्स करती है उस सीज़न के क्रॉप्स के लिए कि अगर कुछ भी हो जाए, सरकार इतने रुपए में आपसे वो प्रोड्यूस आपसे खरीदेगी. बट ये MSP डिसाइड कौन करता है? MSP जो होता है वो अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा. सो द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस द MSP एट द स्टार्ट ऑफ ईच सोइंग सीजन, taking into account the recommendations of the Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिकमेंड करता है CACP आफ्टर स्टडिंग सो मैनी फैक्टर्स, दे विल रिकमेंड. एंड अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो दिस इज एन important point. और CACP's recommendations are in the form of price policy reports every year separately for 5 groups of commodities. खरीफ क्रॉप्स के लिए अलग से आता है, देन राबी क्रॉप्स का अलग है, देन शुगर केन, रॉ जूट एंड कोपरा. सो दीज आर द 5 कैटेगरीज फॉर विच CACP विल अनाउंस द MSP. ठीक है. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्ट्रेस करना चाहता था वो एक चीज़ ये है कि CACP इज़ द बॉडी विच रिकमेंड्स द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा. एंड देर आर 5 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज़. दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. PIB में रिसेंटली अभी आया है कि स्टेप्स टेकन टू एनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर्स. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे. उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं. तो फर्स्ट थिंग इज सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो गवर्नमेंट की आई है. सो हियर फार्मर्स कैन नो द मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन देयर सॉइल्स विच विल इंश्योर जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स. ठीक है. ये इस बार के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सॉयल हेल्थ कार्ड के ऊपर. सो इसमें क्या होगा कि जो फार्मर की सॉइल है उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाएगी एंड उनको एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा. इट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द सॉइल, और वहाँ पे सब कुछ इंडिकेटेड रहेगा कि आपके मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो आपको किस प्रोपोर्शन में फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, आपको कितना पानी लगाना है, और ऑल दोज थिंग्स, राइट. सो दैट जो इनपुट्स हैं उसको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ किया जाए. देन दूसरा चीज़ है नीम कोटेड यूरिया. ये पिछले साल के पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में, नीम कोटेड यूरिया जो है, और इसको प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ यूरिया, बिकॉज यूरिया का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है. तो कई बार क्या होता है कि सब्सिडाइज्ड रेट पे सस्ते में जो यूरिया प्रोड्यूस होता है खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, उसको इंडस्ट्री में डाइवर्ट कर दिया जाता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए. तो फार्मिंग के लिए शॉर्टेज हो जाता है और इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग होती है. तो दैट इज़ नॉट गुड. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन ये निकाला कि यहाँ पे नीम कोटिंग कर दी जाएगी यूरिया की, जिससे कि इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़. वो एक पर्पज़ आपका सॉल्व हो गया. दूसरा क्या है कि नीम कोटिंग करने से इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फर्टिलाइजर. सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो नीम कोटेड यूरिया को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है. देन द थर्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना.
परंपरागत मीन्स ट्रेडिशनल, ठीक है. सो ट्रेडिशनल फार्मिंग डेवलपमेंट स्कीम बेसिकली वी कैन कॉल इट. परंपरागत कृषि विकास योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद अ व्यू टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग. सो दिस विल improve soil health definitely and organic matter content, and it will increase the net income of the farmer. परंपरागत कृषि विकास योजना. Then coming to the fourth one, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. This is about irrigation, and it is being implemented to expand cultivated area with assured irrigation, reduce wastage of water, and improve water use efficiency. तो यहाँ पे ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर का जो यूज़ है उसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे, और इरीगेशन के अंडर जो एरिया उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. सो नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5, नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट. प्रीलिम्स 2017 में इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, ठीक है. सो दिस स्कीम एनविसाजेस ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एट नेशनल लेवल एंड विल सपोर्ट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल ई मार्केटिंग इन 585 रेगुलेटेड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री बाई मार्च 2018. सो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, एक वेब पोर्टल प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और जो खरीदने वाले हैं वो खरीद सकते हैं. और इससे जो मार्केट, जो लोकलाइज्ड मार्केट होता है जिसमें जो आड़तियाज होते हैं हु हैव लाइसेंसेस इन द APMC मंडी, लोकल प्रोक्योरमेंट मार्केट, उनके चंगुल से जो फार्मर्स हैं उनको छुड़ाया जाए और उनको एक फेयर प्राइस मिल सके और मीडिएटर्स को थोड़ा एलिमिनेट किया जाए इस प्रोसेस से. इसकी तरफ ये प्रयास है. एंड सो फार 455 मार्केट्स ऑफ 13 स्टेट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड विद ENAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एंड इट विल लीड टू बेटर प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी, competition to enable farmers to get improved remuneration for their produce and move towards one nation, one market. Right? Now let's come to point number 6, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This is about insurance, crop insurance, and it is being implemented from Kharif season of 2016, and it is available to the farmers at low rates of premium. Premium के rates यहाँ पे कम किए गए हैं. और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस की गई है, वो है पोस्ट हार्वेस्ट जो रिस्क होते हैं. आपने जब फसल काट ली उसके बाद भी अगर कोई जो रिस्क होते हैं वो इसमें कवर किए गए हैं. पहले क्या रहता है कि आपकी फसल खड़ी और ओले पड़ गया, बरसात हो गई और फसल जो आपकी है नष्ट हो गई, वो सारी चीज़ें कवर होती थी. बट आपने जब उसको एक बार काट लिया उसके बाद में कोई दूसरा रिस्क है तो उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है इस इंश्योरेंस में, राइट. और प्रीमियम के रेट जो हैं वो कम किए गए हैं. देन द 7th एंड द लास्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड इट इनेबल्स स्टेट गवर्नमेंट्स टू फर्दर इंप्लीमेंट द स्कीम्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे फ्रीडम थोड़ी दी गई है, थोड़ा यहाँ पे devolution of power करने की कोशिश की गई है. The states have been provided flexibility and autonomy for selection, planning, approval and execution of projects or programs under the scheme as per their need, priorities and agro-climate requirements. Because one size fits all वाली जो अप्रोच है वो चलती नहीं इंडिया में. इट इज़ अ डाइवर्स कंट्री, क्लाइमेट वाइज आप देख लो, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सभी के हिसाब से इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. सो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये फ्रीडम दी गई है कि दे कैन इम्प्लीमेंट द स्कीम्स एज पर their requirement, the local requirement, right? So these are some of the steps which are taken to enhance income of farmers. ठीक है. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी प्रेजेंटली, आपको इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहिए, बिकॉज फार्मर सुसाइड्स वाला जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हुआ था रिसेंटली, और वो एक पेरेनियल इशू है अनफॉर्चुनेटली. तो इस वजह से ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. सो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा और इस पर क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे. तो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट यू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी पोस्ट एनी लेक्चर. और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस रेगुलरली. और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस लिंक्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी बेनिफिट उठा सकें इन लेक्चर्स का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल सी यू सून. टिल देन प्रिपेयर वेल, टेक केयर, बाय बाय.